आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में जो बात है, सबसे पहले अगर देखो वेक्टर, वेक्टर मींस क्या हो गया आपके पास, डायरेक्टेड लाइन, सही है ना। मैथ्स में वेक्टर का मतलब यही होता है, डायरेक्टेड लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन भी है। ठीक है, क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाता है। जैसे ये लाइन है और इस डायरेक्शन की, ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा आपके पास, वेक्टर, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है और अगर उन दोनों पॉइंटों के बीच में मुझे क्या बनाना है, एक वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, वेक्टर। अच्छा, हम लोग 3D के बारे में बात, 3D में बात कर रहे हैं हम सारी। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट यूज, कितने वैल्यूज यूज होंगे, 3, x की, y की और z की। तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास मान लीजिए x1 y1 और z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 और z2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे ए बी वेक्टर जनरेट करवाना है, ए बी वेक्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी लिखकर और ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर। ये वेक्टर का साइन है, ऐसे एरो बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन इससे पता क्या क्या चल जाता है, इससे पता हमें ये चलता है कि हमारे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो मतलब हमारा वेक्टर ए से बी की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। और अगर यही वेक्टर अगर मान लीजिए बी टू ए होता, मतलब अगर मैं ऐसे लिखता, तो इसका मतलब मेरा वेक्टर कहां से कहां की तरफ ट्रैवल कर रहा है, बी से ही की तरफ। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है कृष्णा, ए टू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर है और ये हमारे पास बी ए वेक्टर, बी से शुरू हुआ है और ए पर खत्म हो रहा है, राइट। मैं जो अच्छा, मतलब जो पहले लिखा होता है हाँ उससे जी, शुरू होता है। जो पहले लिखा होता है उससे शुरू होता है और जो बाद में लिखा रहता है उससे एंड अप होता है मामला। ठीक है, उस पर खत्म होता है। अच्छा जी। कभी कभी हम इस वेक्टर को लिखने को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं, करने को कर सकते हैं। लेकिन इस वाले नोटेशन में दिक्कत ये है कि इसमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है। ठीक है, इस वाले में थोड़ा पता चल जाता है कहाँ से शुरू है कहाँ पर खत्म है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह इस डायरेक्शन में हो रहा है वेक्टर। अगर मान लो आपको दो पॉइंटों के बीच में वेक्टर जनरेट करवाना है, तो कैसे करवाते हैं, अभी फिलहाल के लिए समझ के रखिए। ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 i। अब इसमें i क्या होता है, j क्या होता है, k क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस ए बी वेक्टर। y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ध्यान रहेगा, ये आपके पास क्या हो गया, ए बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर मान लो मैं बी ए वेक्टर बनवाऊं, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 और z1 है, और इसके हैं x2 y2 और z2। तो अगर मैं बी ए वेक्टर बनवा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा भाई, पहले किसको लिखूंगा, याद रखना जहां एंड हो पहले रहा भी है ये उसके कोऑर्डिनेट वाले को लिखेंगे। और फिर जहां से शुरू हुआ है उसको पीछे लिखा जाता है। अच्छा, देखिए, जब मैंने ए बी वेक्टर निकाला तो खत्म कहाँ हुआ था, बी पर, तो बी के पहले लिखे और फिर ए का लिखा। और जब मैंने बी ए लिखा तो पहले मैं किसके लिखूंगा, ए के, और फिर किसका लिखूंगा। ए के लिखेंगे भैया, ठीक है, इस फिर बात बी को के थोड़ा सा लिखेंगे। समझना, कभी आपको दो पॉइंट दे दे और आपको माइनस बोले x2। ए बी वेक्टर बना दो, तो आपको समझना है किसको पहले लिखना है फिर किसको बाद में लिखना है। और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 j कैप और प्लस z2 माइनस सॉरी z1 माइनस z2 k। ये आपके पास क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। क्लियर है, बोलिए। ये जो ए बी कोऑर्डिनेट के बीच में वेक्टर निकालेंगे, ये बदलेंगे डायरेक्शन। x1 माइनस x2 y1 y2 y1। ये कौन सी वाली, ये वाली बात है, हाँ जी, आगे चलकर ये बातें होंगी, इस पर भी हम बातें करेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज है। बोले, जो एक बार प्लस z से पहले एक बार माइनस आता है, वो डिटरमिनेंट फॉर्म में आता है ना, खाली ऐसे नहीं।
कौन से वाले में? इसमें y1 माइनस y2 के आगे मतलब जो प्लस लगा है जैसे हाँ। ये जब माइनस होता है तो खाली डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है ना, ऐसे तो नहीं। नहीं ऐसे नहीं होता, इस वाले फॉर्मेट में ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज देखिए, तो अब आइए आई जे के और देख लेते हैं। आई क्या होता है, जे क्या होता है और के क्या होता है। हाँ भाई, क्या आई क्या होता होता है साहिल? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पोजीशन में गलत। या फिर भैया यूनिट वेक्टर एक्स है, एक्सिस एक्स की डायरेक्शन में तो एक्सिस की लेकिन होता डायरेक्शन क्या में। है? रेशियो उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। आपने वेक्टर वेक्टर चिल्ला रहे, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ यूनिट वेक्टर। नहीं यूनिट वेक्टर देखो सुनो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो यूनिट वेक्टर ना बोले, मतलब जो पढ़ चुके हैं वो वेक्टर ना बोले, वो यूनिट वेक्टर बोले, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनकी तो बात अलग है, ठीक है। जे के लिए, जे आपके पास भी क्या है? यूनिट वेक्टर, क्योंकि ना पूछ लेगा आपको कोई क्या है जे, जे क्या यूनिट क्या है, वेक्टर, अब वो बताना है, वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ है। वाई एक्सिस, समझ में आया? और इसी से जज हो जाएगा कि तुम कितने मेटिकुलस हो अपनी नॉलेज को लेकर, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और के क्या है आपके पास? ये यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर ऑफ जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? भाई देखो, कोई वेक्टर अगर तुम्हें मिला है तो उसी की डायरेक्शन में एक छोटू सा वेक्टर, एक मैग्नीट्यूड वाला, एक मैग्नीट्यूड वाला, मतलब अगर मैं अगर उस वेक्टर का क्या निकालूं? मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, लेंथ निकालूं, तो कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए यूनिट वेक्टर की। ध्यान रखो इस बात को, ऐसे ही पता चलता है। अगर कोई आपसे पूछ ले, मैंने मान लो कोई वेक्टर, मैंने एक तो उसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर लिख दिया, दोनों में आई जे के होंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये वाला यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है? कैसे पता चलेगा? अरे बोलो, कैसे पता चलेगा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड है, 1 है या और नहीं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 ना आए वो तो भैया ऐसी कैजुअल वेक्टर है, मतलब वो वेक्टर है बस खाली। वो वेक्टर। समझ में आ रहा? ठीक है। अच्छा जी, अब हाँ मैग्नीट्यूड भैया। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्नीट्यूड देख लीजिए, मान लीजिए जैसे आपने एक ए बी वेक्टर बना दिया, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड से पहले पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसके बारे में, जो कि ओरिजिन से शुरू होता है और एक पॉइंट पे जाके खत्म होता है। जैसे मान लो मैंने स्पेस में कहीं पर भी एक पॉइंट दिया, मान लो यहाँ दे दिया, ठीक है, और मैंने कह दिया भाई इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 -3, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था वेक्टर हमेशा दो पॉइंटों के बीच में बनता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट बन चुके हैं, एक तो ये पॉइंट है और एक आपका ये वाला पॉइंट है, तो भाई इनके बीच में भी तो एक वेक्टर बन सकता है बनने को। तो ध्यान हाँ भैया। रखिएगा, ओरिजिन और किसी पॉइंट के बीच में जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर हमेशा क्या कहलाता है? पोजीशन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बनने को किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में बन सकता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर उसको कहते हैं जो ओरिजिन और किसी पॉइंट के बीच में, पॉइंट और ओरिजिन के बीच में। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पर ये O है तो इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे 0, 0, 0, और इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे 1 2 -3। दो पॉइंटों के बीच में वेक्टर कैसे बनाते थे सिक्को? मान लो मेरे को OA वेक्टर बनाना है, नाम तो मैं OA वेक्टर लिखूंगा ना इसका। हाँ जी, किस में से किसको माइनस करूं? इसमें से इसको माइनस करूं कि इसमें से इसको माइनस करूं? मैटर करता है यहाँ पर? ये मैटर करता है ना? ओके भैया, वन ए में से से O माइनस 0। होगा, डिस्टेंस की बात नहीं है, वेक्टर है वो, तो वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, वेक्टर के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करना है, 2 देखो ना -0 एंडिंग पॉइंट कहाँ है? ए है ना, प्लस ए के कोऑर्डिनेट को आगे रखना है, -3 ओ के कोऑर्डिनेट को पीछे रखना है, चाहे बेशक नेगेटिव आए या पीछे रखना। पॉजिटिव आए। बोलो पॉजिटिव है। दोबारा देखो, दो पॉइंटों के बीच में, अब ये भी तो बताया था मैंने, जब दो पॉइंटों के बीच में हम वेक्टर निकालते थे
तो कैसे निकालते थे? मान लो ए बी वेक्टर है, इसके बीच में निकालना है, तो भाई खत्म कहाँ हो रहा है? बी पे ना, तो बी का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा और फिर इसका लिखा जाएगा, समझ में आया? और जब मैं बी ए वेक्टर जो ढूंढ रहा आगे था, वाला उस ये वेक्टर कोऑर्डिनेट देख को लो मैंने पहले माइनस लिखा था और फिर किसका लिखा है? बी का कोऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से आप मुझे देख, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे ओ ए वेक्टर पूछ रहा हूँ तो मतलब मेरे को पहले किसको लिखना चाहिए? पहले ए वाला पहले लिखिए ना, तो मतलब 1 पहले लिख दूं, ए में से ओ जीरो माइनस हो जाएगा, आई क्या प्लस 0 + 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -3 -3 -0, ठीक है, आया समझ में? और आपका वेक्टर बन जाएगा आपके पास 1i + 2j कैप और -3k कैप। कुछ भी ऐसा रूल नहीं है कि i j k के आगे माइनस साइन नहीं हो सकते, हो सकते हैं, अगर आ रहा है तो हो सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको इसी वेक्टर को AO वेक्टर निकालने को कह दूं, 0 - 1 i प्लस 0 और प्लस 0 सही है, तो आपके पास माइनस आई माइनस तो ये +3k और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर -1i - 2j अलग + अलग है, 3k। ध्यान रखना इस बात को, इन दोनों हाँ पैरेलल तो है ये, लेकिन ये दोनों क्या है, मतलब ये इस डायरेक्शन में हो गया ना, फिर ये एक डायरेक्शन में अलग है बस ये होगा। हाँ जी, वेक्टर एक ही है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अलग है। और अगर अलग हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अलग अलग है। नेगेटिव, एक दूसरे के हम क्या कहते हैं, इनको नेगेटिव वेक्टर्स। हाँ जी, जब मतलब बाकी सब चीजें सेम हो, बस खाली अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं आपके पास नेगेटिव वेक्टर। चलो उस पर भी बात करेंगे हम लोग, क्लियर है? Negative तो वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में पता चल गया। पोजीशन वेक्टर ये बताना था मुझे, पोजीशन वेक्टर मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट हो और उसके बीच में एक वेक्टर बन जाता है। मैग्नीट्यूड निकालना और सीख लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया भाई? मैग्नीट्यूड मतलब इसी वेक्टर की लेंथ। भाई ये अब ये मान लो ये है, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लंबाई तो होगी इसकी, क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। और magnitude मैग्नीट्यूड भी। को डील कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है ऐसा, वेक्टर लिख दिया, आगे ऐसे 2 लाइन मॉड लगाना। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो भी आगे कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उनके स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का, ठीक है। तो यहाँ आपके, हाँ जी बोलिए। भैया जो ये लास्ट में जो इनके कोफिशिएंट्स लेते हैं, एओ, अच्छा, सिर्फ इनके क्या लेते OA हैं, के वेक्टर के कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट। ओए वेक्टर के। हाँ जी, मतलब अगर मान लो, अगर आपको जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है आपके पास, ओ ए वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा लिखा होगा ना वो, प्लस सी के का, तो इनके कोफिशिएंट्स को लेते हैं इसका। मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं ना, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स भैया यहाँ पे जो ABC है ये डायरेक्शन रेशियोज भी हैं। हाँ जी बिल्कुल है। आया समझ में ये बात आपको? तो ओ ए का मैग्नीट्यूड मतलब √(a² + b² + c², ऐसे हम कैलकुलेट करते। एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दिखाओगे मुझे? बिल्कुल। चलिए करिए फटाफट, एक हाँ, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो। एक मान लो एक ए बी वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम है 2i - 3j और +4k। मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दिखाएं। 4 3 कॉल 3 करके 9 दिखाओ भाई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में आपने क्या करना है, इन्हीं के 2 कोफिशिएंट का ले लेने। स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का अच्छा, जो स्क्वायर। गलती हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ब्रैकेट ना लगाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। और तुम मान लो तुम सही भी कर दो, तुम्हें पता है, लेकिन गलती होने के चांसेस बन चुके हैं, ठीक है, कि आप भूल जाओ और इसको -9 यहाँ 2 और फिर यहाँ पे 16 और अंदर।
अब यही तो बात है ना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये गलतियां हो जाती हैं ब्रैकेट ना लगाते हैं जब। अगर आपने समझते हो ना इस बात को, भाई इस बात को तो समझते हैं ना आप, इस ये लिखने में और ये लिखने में क्या फर्क है? बिल्कुल ये -3 का है भैया, 3 का स्क्वायर इसका मतलब है वो 9 माइनस, हो जाता है, ये वो स्क्वायर है -9 हो दोनों जाएगा, दोनों के ऊपर है, माइनस के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी। यहाँ जो स्क्वायर है वो सिर्फ वो 3 के सिर्फ ऊपर है, 3 के माइनस के ऊपर ऊपर नहीं है। नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आ गया, मतलब इसका आंसर आएगा √29। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब हमने मैग्नीट्यूड के साथ डीलिंग भी कर लिया, और वेक्टर में एक पॉइंट रह गया हमारा डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास तो दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और अच्छा डायरेक्शन यार एक चीज और निकाल लेते हैं, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है आपके पास, यहाँ पर ये वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपके पास? बी वेक्टर। बी वेक्टर। ठीक है, और इसके ये वेक्टर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वेक्टर पे यूनिट वेक्टर भी तो निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। हाँ भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर अकील भैया। कंटेन क्या करता है, पहले तो ये हाँ बताओ। भैया, क्या करता है? इसकी डायरेक्शन भैया वेक्टर में किसी मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये उसकी ना का एक पार्ट है भैया, छोटा सा वेक्टर। साहिल ने बिल्कुल सही बात कही है, जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन कंटेन करता है। और इस बात को आप ध्यान रखना, आप ही ने बोली ये बात, इस बात को भूल मत जाना। उसकी डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का तो क्या कंटेन करता है यूनिट वेक्टर? सिर्फ डायरेक्शन कंटेन करता है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, सही बोला है उसने, मैं गलत नहीं कह रहा उस बात को, पर मैं कह रहा हूँ इस बात को भूलना मत तुम लोग। ठीक है, तो चलिए, तो भैया फिर किसी एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो यूनिट वेक्टर निकालना भी आना चाहिए, और यूनिट वेक्टर का जो नोटेशन होता है वो कैप करके होता है। ठीक है, मान लो जैसे मैं, एक तो हो गया ए बी वेक्टर, और एक हो गया ए बी का यूनिट वेक्टर, तो इस तरीके से लिखेंगे आप, समझ में आया ना? अच्छा जी, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, मतलब इस वेक्टर से ये वेक्टर कैसे जनरेट हो जाएगा? देखो, जैसे मान लो एक ए बी वेक्टर है, अभी अभी हम लोगों ने √29 निकाला था। हाँ भैया। चलो ठीक है, तो आपके पास 2i कितना था? -3j और प्लस में 4k, सही है। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर कैप इक्वल टू में अपॉन में, बहुत बढ़िया, इसी का मैग्नीट्यूड, गलत तो नहीं कुछ? ठीक है, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास? 2i कैप -3j कैप और प्लस, सही है। और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? √29 √ ऑफ इन्हीं के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2i कैप -3j कैप और प्लस 4k कैप अपॉन में √29। लेकिन हमारा ये जो यूनिट वेक्टर है, तो भाई यूनिट वेक्टर की जनरल फॉर्म तो हमने देखी हुई है, मतलब यूनिट वेक्टर की तो जनरल फॉर्म हमने देखी हुई है। कैसा दिखता है वेक्टर? ai, मतलब i j अलग अलग लिखे होते हैं, सही है ना भाई? ऐसी फॉर्म तो नहीं होती भैया, वेक्टर की, 29 अलग अलग दे देंगे इनको। तो हमें √29 को सबको बांटना पड़ेगा, क्योंकि हमें i j के अलग अलग चाहिए। बोलो भाई, आपके वेक्टर दिखने में ऐसा होना चाहिए, यही है ना जनरल फॉर्म वेक्टर की, i अलग, j अलग, k अलग। अरे एक ही बात है, मैं ना लिखूं तो समझ जाया करो i j k को, अब इतना समझ लो, i j k के ऊपर कैप वेल अंडरस्टूड है, समझो उस बात। लेकिन आपने एग्जाम में लिखना है, क्योंकि इस चीज के नंबर कट जाते हैं i j k के ऊपर अगर आप कैप ना लगाएं। ठीक है, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ √29 है आपके पास क्या? √29, तो आप इसको अलॉट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो अलग अलग चाहिए भैया मामला, हम इसे अलॉट कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास? 2i कैप अपॉन में √29 -3j अपॉन में √29
29 और प्लस 4k प्लस 4/20 4 20 अपॉन में रूट तो ये अलग 29। हो गया, ये अलग भैया हो इनके गया। ऊपर वो लगेगा ना, कैप लगेगा ना, अरे देवी जी और जी, के ऊपर ये किनके कॉल है? कैप लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, उस वेक्टर को उसकी लेंथ से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो निकलता है आपका यूनिट वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में यूनिट वेक्टर है कि हमें धोखा दिया गया है? इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। 1 आना बात चाहिए। तो सिक्कू कैलकुलेट करके दिखाएगा ये। बिल्कुल सिक्कू चलो कैलकुलेट करके दिखाओ बाबू फटाफट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 अपॉन में √29 का भैया स्क्वायर ये आ रहा है माइनस, हाँ यहाँ तो प्लस है, 29/20 माइनस 3 अपॉन में 1 आ रहा है भैया। √29 का स्क्वायर इसका और प्लस मैग्नीट्यूड 1 है। 4 अपॉन में √29 का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर छोड़ता है तो ये नॉर्मल बन जाता है, और 3 का -3 का स्क्वायर 9। सही है, अब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 4 ऊपर भी + 9 + 29। 16 अपॉन में 29, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर में भी 29 आएगा, नीचे में भी 29, काट पीट के आंसर 1, तो √1 आ जाएगा। और √1 कितना होता है, 1 हुआ। भाई मैग्नीट्यूड 1 आपने कैलकुलेट करके देख लिया, इसका कितना आता है, तो 1 मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है कि किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को तो उसका उसके वेक्टर मैग्नीट्यूड से क्या उसके कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सही है, लॉजिक समझ में आ रहा हाँ है? भैया ठीक है, आ गया भैया। वेक्टर करना पड़ेगा ना, ax + by cz वेक्टर बनाना है, ax + by + cz इक्वल टू अच्छा ले लो d, ना ठीक तो प्लेन में है ये तो, मेरा चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, आवाज नहीं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब मेन बात है, अभी अभी आप लोगों ने बोला था यूनिट वेक्टर, अब हम डायरेक्शन के बारे में और बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात करें हम लोग डायरेक्शन। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें चलेंगी, एक तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोस, और एक आपके पास डायरेक्शन रेशोस। ठीक है, और इसको ठीक से समझिएगा और बातों को याद रखिएगा, और किसी को सिखा देना, उसको याद हो ना हो तुम्हें याद हो जाएगी, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, सिक्कू को सिखा दो कोई बात नहीं। डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या है, डायरेक्ट, क्योंकि अभी ना उसके लिए बहुत फास्ट हो रहा हो, है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ? नहीं ठीक है, नहीं समझ तो लेता है वो, लेकिन जब ऐसी बात है ना, किसी के लिए नया टॉपिक है तो ऑब्वियस बात है थोड़ा टाइम तो लगता है। समझ रहे, प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत आ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, देखो ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास 3 एक्सेस थी, आप ही लोगों ने इस चीज को एनालाइज किया हुआ पहले से, ठीक है, 3 एक्सेस थी पीडी में, दिस इज x, दिस गोना बी अ y एंड दिस विल बी अ z। फिर हमने ये भी किया था कि यार हमने एक पॉइंट लिया था और हमने एक वेक्टर फॉर्म कर दिया था, सही है, तो ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर पॉइंट है, ये भी पॉइंट था, यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ पर ओ था, तो हमने ओ ए वेक्टर बना दिया। क्या हो गया, अभी भी रीच को बंद नहीं हुआ, एक बात समझा, यहाँ पर आपके पास एक ओ ए वेक्टर हो गया, ऑब्वियसली बात है ये एक वेक्टर है। अब हम इसकी डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस, तो देखिए किसी की वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करती है इन तीनों ही एक्सेस पर, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये देखो, जैसे मान लो आपके हाथ में एक पेन है, थोड़ा सा स्पेस में अगर आप रखो इसको, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पेन है ये भी सीधा खड़ा है कि मतलब टेढ़ा है, कैसे जज किया? प्लेन से देखेंगे आप, प्लेन से देखा आपने, अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं,
अब तुम टेढ़े खड़े हो जाओ तो तुम्हें ये पेन सीधा दिखाई देगा एकदम, समझ में आया? तो मान लीजिए, हाँ बोलिए। हाँ नहीं मतलब हम हमेशा, सुनो मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही कह रही हो। इस देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई पेड़ है, ठीक है, और हाँ कोई पेड़ है, और अगर वो हल्का सा बेंड है उसमें, तो तुम कैसे जज करते हो कि वो बेंड है? अर्थ के सरफेस से ना, अर्थ के सरफेस से तो देखते हैं आप। अच्छा जी, अगर अर्थ का सरफेस ही टेढ़ा हो, जैसे मान लो कोई पेड़ जब ढलान पे होते हैं, जब ढलान पे होते हैं, जिस कोई पहाड़ है, अगर उसके ढलान पर है और तुम भी ढलान पे खड़े हो और तुम पेड़ को देखोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पेड़ सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने नॉर्मल जगह पे आके देखोगे और तुम बोलोगे अरे ये पेड़ टेढ़ा है, तो मतलब आप किसी भी चीज को, मतलब वो किस डायरेक्शन में है, किसी के अकॉर्डिंग नापते हो कि यहाँ पे इसके तहत ये टेढ़ा है, ठीक है। मान लो आप स्पेस में खड़े हो गए, अंतरिक्ष में चले गए, अब अंतरिक्ष में तुम्हारे पास, हमें पता ही नहीं चलता, जब अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये जज नहीं होता कि वो सीधे खड़े हैं कि वो उल्टे खड़े हैं, टेढ़े खड़े, कैसे खड़े हैं। अगर तुमने मूवीज देखी है, ग्रेविटी है और ये सब ऐसी मूवीज देखी है, उसमें उन्हें मतलब उसमें जो शुरुआती होती है उसमें ऐसा दिखाता है एक बंदा काम कर रहा है और फिर ऐसा सीधा है, फिर जब वो थोड़ा थोड़ा पीछे लाते हैं तो दिखता है ओ वो तो मशीन पे उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। तो हाँ नहीं ये बात सही है, क्यों? क्योंकि वहां पे जज करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो कोई है नहीं वैसे तो चीज। हम लोग अपने यहाँ पर, हम अपने 3D में जब जज करते हैं किसी भी चीज को, तो इन्हीं 3 एक्सेस के अकॉर्ड बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अच्छा जी, अब किसी वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वो इन तीनों एक्सेस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। जैसे हम एक्स एक्सिस के साथ क्रिएट करता है उसको हम अल्फा कह देते हैं, और वाई एक्सिस के साथ क्रिएट करता है उसे हम बीटा कह देते हैं, और जेड एक्सिस के साथ क्रिएट करता है उसे हम गामा कह देते हैं, ठीक है भैया आपने एक्सेस टू वाई में भी ले लिया, नहीं देखो सुनो मेरी बात, अरे नहीं यहाँ पे ये ऐसा लगता है, सुनो मेरी बात। अब तुम में से कितने लोग इस बात को सोच रहे हो, क्योंकि ये आपके पास ये 2D है, तो अभी आपको दिख नहीं रहा। मुझे तो कितने लोग ये सोच रहे हो कि अल्फा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, सोच रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कैसे, एक पेन दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, ये मान लीजिए यहाँ पर देखो, प्लीज थोड़ा सा गौर करें, इधर रख देते हैं इसको, मुंह बंद रख, तू पेन ले, ठीक है। अगर तेरे को दिख रहा तो यू शुड टेक द पेन, आगे वाले को मत बोलो कि बैंड इधर हो जाओ उधर हो जाओ, आप हो इधर जो भी होना। ऐसे तो सभी बोल देंगे, अब वो इधर हो गया, वो कृष्णा बोल देगा इस बात को, खुद एडजस्ट होना सीखो, इधर ध्यान दीजिए बस, ठीक है मनीष, देयर इज नथिंग टू लाफ, व्हाई यू लाफिंग। आपके पास इस पे गौर करें, ये वाली जो एक्सेस है देखो बिल्कुल इससे मैच करो, ठीक है। ये वाली जो एक्सेस आ रही है ये एक्स एक्सेस है, ठीक है ना, ऐसा मैच हो रहा है ना। ये वाली जो एक्सेस है कौन सी है, वाई एक्सेस है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट है ये इस तरीके से जेड एक्सेस है, ठीक है। ठीक है, आप जेड एक्सेस को होल्ड करके रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर खड़ा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेट यहाँ है कहीं अंदर, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये पोजीशन वेक्टर तुम देखना एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, और कुछ जेड एक्सिस के साथ भी क्रिएट कर रहा है, और इनमें से कोई सा भी ऑब्ट्यूज नहीं, इनमें से कोई सा भी। ये चीज आप अगर अपने कमरे के कोने को देखो तो ज्यादा अच्छे समझ में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा गामा यहाँ पर जो है ये कुछ, हाँ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ ये दिख रहा है, तो आप जो दिख रहा है उस पर मत जाओ। अब इस बात को समझो कि ये मतलब ये ना ये वाई और जेड प्लेन पे नहीं है ये लाइन,
ये थोड़ी सी इस तरफ है, आउट ऑफ द स्क्रीन है, इस बात को थोड़ा समझो, आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। तो इस चीज में आपको ये वाला एक एंगल, तो मतलब समझने की बात है, इसमें इतना माथा मारने वाली बात नहीं, इतना समझो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना गामा। क्लियर है? बोलो भाई। 90 कम है ना? हाँ जी, इस केस में है। 90 कम है। चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। और इनके इनके डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। क्या आएंगे? डायरेक्शन कोसाइन, जो कि हमारे पास एल एम और एन है, ठीक है, एल एम और एन है, और इनकी वैल्यू एल की कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा, और एन की वैल्यू कॉस गामा। चलिए ठीक है, एनालाइज करिए क्यों लिया है ये कॉस में, क्यों लिया। हालांकि इसका कोई खास रोल है नहीं, कॉस आप इतना समझ लो एल डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एल एम और एन ये इन्हीं के कॉस की वैल्यूज हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और ये हर वेक्टर के यूनिक होते हैं, मतलब हर वेक्टर के अलग डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग होगी। और जिन वेक्टरों की डायरेक्शन सेम होती है उनके डायरेक्शन कोसाइन भी कैसे होते हैं? सेम। ये बात भी समझने की है, क्योंकि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मतलब उस वेक्टर की वो डायरेक्शन दिखा देंगे, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो अगर मैं कह दूं कि दो वेक्टर हैं और उनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये काम इस तरीके से भी किया जा सकता है कि उन दोनों ही वेक्टरों के क्या निकाल लो? डायरेक्शन कोसाइन। और अगर उनकी डायरेक्शन कोसाइन ही सेम आ गए तो ये डायरेक्शन कैसी होगी? मतलब अगर किसी वेक्टर की अगर आपने डायरेक्शन जाननी है ना, तो आपने उसके क्या निकालने पड़ेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। इस बात को समझो, डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एल एम और एन। तो एक तरीका तो एल एम एन निकालने का है अल्फा से, अल्फा पता होना चाहिए तभी तो कॉस की वैल्यू निकालोगे भाई। मान लो जैसे मैं इसी में आपको क्वेश्चन दे दूं, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर एंड द वेक्टर। वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, और वाई और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, और जो जेड और पोजीशन वेक्टर के बीच में है वो गामा है, ठीक है। इनकी कॉस की वैल्यूज डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे को इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखाओ, तो तुम्हारा सबसे पहला सवाल, तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? अरे भैया एंगल तो बता दो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, और तभी तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। और क्या तरीका निकालने का? अभी फिलहाल के लिए तो यही है, दूसरा तरीका भी है, लेकिन अभी के लिए जितनी हमने नॉलेज दी है उसके बेसिस पर अगर मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने को बोलूं, तो उसके लिए आपको तीनों एक्सिस के साथ एंगल क्या पता, एंगल क्या चल रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल। देखो भाई, बोल भाई। हाँ, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक और वेक्टर ले लें, ठीक है। दोनों को एल से डिनोट करेंगे। किस? हाँ जी, क्या कह रहे हो? मतलब जो ये एल है, हाँ, जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। हाँ जी, तो भैया अगर हम एक्स एक्सिस में एक और ले ले वेक्टर, एक्स एक्सिस के ऊपर एक और वेक्टर ले लो, डायरेक्शन में ले ले, तो उसका तो एल खत्म ही हो गया ना। L1 मान लिया एल के साथ में भाई आपने देखो, जैसे मान लो इसी के ऊपर ले लिया आपने, ना, इसी के डायरेक्शन में तो ले रहे हो हम, इसी पे ले रहे हैं हम तो इसी पे ले रहे हैं, ठीक है। इसके इसमें भी तो इसी पे आ जाएगी ना बात, ठीक है। तो आप बताओ मुझे एक्स एक्सिस इसके साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है? cos 0 कर रही है, तो cos 0 कर रही है, तो मतलब cos 0 कितना हो गया आपके पास? 1 हो गया। तो आपका L कितना हो जाएगा? 1। और बाकियों के साथ कितना कितना क्रिएट करेगी आप बताओ? 90 90 क्रिएट करेगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट करती है? 90। तो भैया फिर उस पोजीशन वेक्टर के साथ करेंगे 90 डिग्री। भाई इसकी डायरेक्शन में जो होगा उस के पोजीशन वेक्टर के साथ क्यों नहीं करेगी? 90 क्यों नहीं करेगी? भैया
इनको नया बात होता है। चलो कोई नहीं, इसको बाद में देखें। आउट ऑफ सिलेबस। नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो कुछ और बात पूछ रहा है शिवाय। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, मैं कह रहा हूँ एक पोजीशन वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री और इसके साथ भी 45 वेक्टर 45 डिग्री क्रिएट कर रहा है। मुझे 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 एल एम और एन निकाल के दिखा दो। 45 45 135 1 upon under root 2 1 upon under root 2 1 upon under root 2 135 की भी। हां, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1 upon root 2 cos 45 कितना होता है? 1 upon 2। इसका बताओ, ये है खेल तो असली। इसका भी है, इसका भी है 5 प्लस 5 प्लस 90 प्लस 45 डिग्री 90 प्लस 45 डिग्री। तो इसको हम cos 90 प्लस 45 लिख लेंगे। 90 की वजह से 90 की वजह से, हाँ हालांकि आप कर सकते हो वो वाला भी जो आप बोलते हैं cos a प्लस b वाला भी लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो। हां भैया ये सही कह रहे हो। क्या 135 में से 90 माइनस कर दो, 135 में से 90 क्यों माइनस कर दें? 135। अरे दोनों क्यों माइनस कर दें? क्यों माइनस कर दें? फिर वही बकवास हो रही है। अरे क्यों माइनस कर दे, मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने 135 को 90 प्लस 45 रख के रखा, लॉजिक है ना तुम्हारे पास? तो तुम 90 माइनस कैसे कर दोगे उसमें से अपने आप? 90 के इम्पैक्ट से, इधर देखो, 90 के इम्पैक्ट से ये cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टेबल एक्सेस है ना ये। और sin 45 और क्वाड्रेंट में बताओगे? फर्स्ट और सेकंड में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ साइन क्या आएगा? ये बताया किसी ने मुझे? ना भैया क्वाड्रेंट में sin ऑल साइन रे ऑल साइन साइन तुम वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? तो किसका नेगेटिव किसका देखोगे? साइन को देखिए, कन्वर्ट होके जो आ रहा है उसका नहीं देखते, जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है। यार तुम यार मेरे से आते हैं, जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है उसका देखते हैं। मतलब cos का देखेंगे हम। तो हम यहाँ पर cos 135 भी निकल रही है, तो आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो इसी पे डिपेंड करता है। हमारी बात सुन लोगे क्या जी? -1/√2 और sin 45, एक मिनट बाबू, sin 45 कितना हो जाएगा आपके पास? -1 अपॉन में √2 और एल एम और एन, ये तो cos 45 है सीधा, ये तो 1 अपॉन में। तो आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ये है। ठीक है भैया। ठीक है, मान के चलिए चलो दैट्स ऑल फॉर 90 टुडे। माइनस